Harjikari, and today after completing ammonia we are going to start अमोनिया का कंप्लीट किया सर, अमोनिया तो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अमोनिया स्टार्ट कर देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग डाइनाइट्रोजन। मिस्टेक हो गई, गलती से यार, माफ कर दो। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, अमोनिया, है ना। बट देखो अमोनिया इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के चांस बन जाते हैं। तो अमोनिया बेटा आपको एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो दिख तो नहीं रहा, ऐसे नहीं दिखता, ऐसे नहीं दिखता, मिल जाता है, इसका थोड़ी दिख जाएगा। हाँ तो देखो क्या क्या होता है बेटा, होता ये है कि जो आपको अमोनिया है ये हवा में प्रेजेंट होता है, पहले पहले डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है कैसे? एक कंपाउंड है बेटा यूरिया, यूरिया होता है NH2CO NH2। हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करते हैं और उसके बाद हमें यूरिया मिलेगा, डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाएगा। तो बेटा जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो होता क्या है, देखो NH2CO NH2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्लस पानी की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में ये पहले कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा हमें। तो बेटा ये देखो 2 N है और 4 H है, तो आप ऐसे समझ लो NH4 होल ट्वाइस मिल जाएगा। लेकिन ये H 8 हो गए तो हम लोग इधर वो कर देंगे। अब बचते हमारे पास C का 1 और ऑक्सीजन के 2 प्लस 1 3। तो जो हमारे पास CO3 बचे उसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ये तो हमें मिला नहीं, हमें चाहिए क्या, अमोनिया चाहिए। बेटा पहले कार्बोनेट की फॉर्म में आता है, उसके बाद अमोनिया बनेगा। अब बनेगा ना अमोनिया। अब देखो आपको क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए। कितना अमोनिया निकाल सकते हो यहाँ से, पहले जो प्रोडक्ट चाहिए उसे निकाल दो। सर हम लोग यहाँ से 2 अमोनिया निकाल सकते हैं क्योंकि NH4 के 2 है तो NH3 तो आराम से निकल जाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद क्या निकालना होता है बेटा, वाटर। वाटर कितना निकाल सकते हो आप, देखो H के 2 बचे, ऑक्सीजन का 1 बचा, तो यानी कि आप 1 वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो और जो बचा उसे ऐसे लिख दो। हो गई अमोनिया की सिंथेसिस भैया, नेचर में कैसे होती है। इसके अलावा हम लोग बेटा स्मॉल स्केल पे अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो स्मॉल स्केल पे होता है वो अमोनिया के सॉल्ट से करते हैं। किससे करते हैं? अमोनिया के सॉल्ट से। अमोनिया के सॉल्ट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जब मैं इसे CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करता हूं। बेटा CaOH होल ट्वाइस क्या होता है, लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। हाँ सर 10th तो पढ़ी थी बोर्ड से ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। 11th नहीं पढ़ी बट 10th पढ़ी थी, ठीक है। तो बेटे लाइम जो होता है इसके साथ रिएक्ट करता है। अच्छा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा सर, मिलेगा क्या, हमें अमोनिया चाहिए। तो इसका मतलब पहले तो हम लोग अमोनिया निकाल देंगे, तो अमोनिया निकाल दो, अमोनिया निकाल दो। अब जो बचा उसको देख लेते हैं। सर NH3 यूज हो गया, यहाँ पे बचता है एक H, फिर उसका पानी निकलता है। यहाँ पे 2 O बच रहे हैं, यहाँ पे 2 H और यहाँ पे 1 H, यानी कि 3 H और 1 O बच रहा है। यानी कि अब हमारे पास 3 H कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग प्लस H2O निकाल देते हैं। अच्छा अब क्या बच रहा है, 1 H बच रहा है और एक Ca और Cl। अच्छा CaCl लिख देता हूं पहले मैं, H को बाद में बैलेंस कर देंगे। अब देखो बेटा CaCl कभी कंपाउंड देखा है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि Ca और Cl की वैलेंसी अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो सर हमेशा CaCl2 प्रोडक्ट बनाएंगे ना, CaCl नहीं होता। वेरी गुड बेटा, जब आपको इतनी नॉलेज है कि Ca और Cl CaCl2 बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। Cl 2 चाहिए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे 2 करते ही अमोनिया के भी 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि अब तो NH42 हो गया तो अमोनिया भी तो रिलीज हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ऐसे करते वाटर मॉलिक्यूल नीचे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे 3 थे ना, 4 हाइड्रोजन आ गए, देखो ना 6 हो गए, 2 तो इधर बचे और 2 इधर बचे, 2 इधर बचे और 2 ऑक्सीजन। तो अब हमारे पास 2H2, तो एक पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉल स्केल पे निकाल सकते हैं। अच्छा इसके अलावा और कोई तरीका है? हाँ बेटा बिल्कुल है। अमोनियम सल्फेट के साथ NH4 होल ट्वाइस, अरे कहां जा रहे हैं साहब, SO4 प्लस इसको जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा, बेटा ये लाइम है और ये कॉस्टिक सोडा है। अब देखो रिएक्शन रटनी नहीं है, समझनी है बस, जितने अमोनिया निकाल सकते हो निकाल दो। तो ये क्या देगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के देगा। वेरी सिंपल, इसने अमोनिया दे दिया, अमोनिया दे दिया। अब अमोनिया दे सकता है ना, बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं सर, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं और इधर 1 ऑक्सीजन बच रहा है। 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं पर हम 3 का तो कुछ कर ही नहीं सकते सर, हम दो यूज कर सकते हैं। तो मैं प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो 1 ही लिख सकता हूँ। हाँ वेरी गुड। अब क्या बचा फिर, और 1 हाइड्रोजन बचा सर और NaSO4, तो लिख दो यहाँ पे
हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, NaSO4 लिख दो। पर क्या NaSO4 कभी देखा है कि भाई ऐसे फोर के ऊपर तो 2 माइनस चार्ज रहता है और Na के ऊपर तो +1 रहता है, तो बेटा ये तो Na2SO4 बनेगा, लेकिन Na के दो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, कोई नहीं बेटा, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ऐसे करते ही आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 2 और इधर 2 बचे 4, और दो ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इधर बचे थे 2 इधर 4, तो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, Na2SO4। समझ में आता है स्मॉल स्केल पे कैसे प्रोड्यूस करते हैं बेटा। ये हमारे पास स्मॉल स्केल और नेचर का खत्म। अब आते हैं हम लोग कि भाई लार्ज स्केल पे कैसे प्रोड्यूस करें। देखो लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन होता है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट पिछले लेक्चर में भी दी थी कि हम लोग एक हेबर्स प्रोसेस नाम का कुछ पढ़ने जा रहे हैं, बेटा देखो जब भी आपके पास लार्ज स्केल की बात आएगी तो N2 प्लस H2 ये आपको 2NH3 देगा और ऐसे हमारे पास रिएक्शन बनेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो रहेगी वो रहेगी बेटा हमारे पास -46 पॉइंट समथिंग डिग्री किलो जूल पर मोल। अब ये जो हमारे पास ये चीजें इसे ध्यान रखना, -46 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल है। अब ये नेगेटिव है, इस बात से हमें पता पड़ता है कि ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये बात आपको थर्मोडायनामिक्स से पता होनी चाहिए कि डेल्टा एच अगर किसी चीज का नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो ये लो टेम्परेचर पे फेवर करनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा डेविएट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ली शेटलियर्स प्रिंसिपल बताता हूँ। ली शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप इक्विलिब्रियम में चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर तो कैसे फर्क पड़ता है वो समझते हैं। बेटा सबसे पहले जब आप प्रेशर के केस में चेंज करेंगे तो प्रेशर के केस में इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द साइड वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, देखो इधर ये है, ये गैस और ये गैस, इधर देखो बेटा 1 2 और 3, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इस तरफ कम है, यानी जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट करेगा ली शेटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। तो इंक्रीज इन प्रेशर, मैं यहाँ पे लिखता हूं फैक्टर्स फेवरिंग अमोनिया। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, इंडेक्स में कहां पे भी मेंशन द कंडीशंस फॉर द फेवरेबल प्रोसेस ऑफ अमोनिया, तो आप कह देना फैक्टर्स फेवरिंग अमोनिया सिंथेसिस। तो बेटा देखो सबसे पहला तो हमें दिख गया ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है, इवन 200 इंटू 10⁵ पास्कल, या कह लो 20 मेगा पास्कल, एक ही बात, ठीक है बेटा, इतना हाई रखा जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो बेटा टेम्परेचर होना तो लो चाहिए था इक्विलिब्रियम के हिसाब से, लेकिन थोड़ा डेविएट कर जाता है। टेम्परेचर अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बताया तो 773 केल्विन या 743 केल्विन है, चेक कर लेना अपनी एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी में अप्रोक्सीमेटली 700 केल्विन भी लिखा हुआ है नीचे, एक रिएक्शन दे रखी है उसमें शायद यहाँ पे 743 या 773 ऐसा लिखा हुआ है ना, डेटा चेक कर लेना है प्लीज, मैं भी थोड़ा सा भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अप्रोक्स 700 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 700 केल्विन जो है ना बेटा, इसको हम लोग लेके चलेंगे टेम्परेचर ऑफ अबाउट 700 केल्विन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बेटा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैसे यूज करेंगे हम लोग, आयरन ऑक्साइड के कैटलिस्ट यूज करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, ये भी पूछना तो आप कह देना Al2O3 और K2O, इन कैटलिस्ट को हम लोग यूज करेंगे फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, बिकॉज द कैटलिस्ट विल हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम एट अ वेरी क्विक रेट। तो अटेन द इक्विलिब्रियम अगर हम लोगों को करना है बहुत ही जल्दी रेट पे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करूं, है ना, आपके लिए अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करूं तो आप नोट करना है, फटाफट से कर लो। तो आप बेटा ऐसे समझो कि हमारे पास एक तरफ से चैम्बर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिए जाएंगे जो कि हाई प्रेशर पे कंप्रेस किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो डायग्राम बहुत सुंदर नहीं होते हैं, बट मैं जो समझाना चाहूंगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको समझा दूं। जैसे कि मेरे पास यहां से बेटा मैंने डाल दिया नाइट्रोजन, यहां से मैंने डाल दिया हाइड्रोजन, एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है पर समझ में आ जाएगा सारा, है ना। हाँ, कहीं कह दो कि सर ये तो डायग्राम गलत है,
डायग्राम गलत नहीं है बेटा, ये डायग्राम वही है, समझाना तो वही चाह रहा हूं मैं, पर मैं क्या करूं, मजबूर है। तो बेटा ये हमारे पास क्यों निकल जाती है। यहाँ पे देखो आपने नाइट्रोजन डाला, यहाँ से हाइड्रोजन डाला। अब ये जब नाइट्रोजन डालोगे तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर होता है। क्या होता है बेटा, एक कंप्रेसर होता है जिसका प्रेशर 20 मेगा पास्कल रखा जाता है, बहुत हाई प्रेशर रखा जाता है। जब आप इसे बहुत हाई प्रेशर पे रखते हो ना, जब आप इसे बहुत हाई प्रेशर पे रखते हो तो होता क्या है कि आप इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। अब एक ही पाइप निकाल लेते हैं आप दोनों का, है ना, एक पाइप इसका और एक पाइप इस जनाब का। तो यहाँ पर आप अब क्या डालोगे, आप कहना सर हमें क्या पता, बेटा ये तो बताया था कैटलिस्ट वगैरह की यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप डाल देना कैटलिस्ट, बहुत सारे कैटलिस्ट में यहाँ पे कैटलिस्ट लिख देता हूँ, वही जो हमारे पास प्रेजेंस है अभी FeO और Al2O3 और K2 की प्रेजेंस में। जब आपने कैटलिस्ट डाले तो होगा क्या कि आपके यहाँ से N2, H2 और NH3 तीनों ही चीज जा रही है, लेकिन आपको कलेक्शन करना है, आपको कलेक्शन करना है अमोनिया का। तो आप यहाँ पे एक बाल्टी लगा देना बेटा, और जब यहाँ पे तीनों चीज आएंगी हमारे पास, ये सब चीजें जब आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन ही मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, NH3 मिलेगा। थोड़ा बहुत कंडेंस करने पे, कूल करने पे हमारे पास यहाँ पे हम लोग प्रोसेस ऐसा रखेंगे कि ये हमारे पास लिक्विड अमोनिया मिल गया हमें। क्या मिल गया बेटा, लिक्विड अमोनिया मिल गया। लिक्विड अमोनिया मिल जाएगा तो जो बची हुई गैस है यानी कि N2 और हाइड्रोजन, अब ये एस्केप कर जाएगी। एस्केप करने की वजह से हम लोग यहाँ पर एक कनेक्शन और दे देंगे और यहाँ पर एक पंप रखेंगे। सर इस पंप का काम क्या है बेटा, इस पंप का काम आप ऐसे समझ लो कि ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर ये पंप है ना, अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकलेंगे ना, ज्यादा इनकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी, तो ये पंप काम करेगा कि वापस जो है यहाँ तक पहुंचा दे इनको। तो पंप जब काम करेगा तो इसको हम लोग फिर यहाँ पे जोड़ देंगे और इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, ये चैम्बर खोल देंगे और ये हमारे पास वापस से N2H2 आता रहेगा और हमारे पास अमोनिया बनता रहेगा। अच्छा सर ये N2 और H2 जो है क्या इसको कंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से आके सीधा यहाँ जा रहा है। अरे बेटा ये तो पहले से कंप्रेस हो चुका ना, आ चुका प्रोसेस से, तो ये तो यहाँ से होकर सीधा यहाँ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आता है कि बात, प्रोडक्शन समझ में आ गई, ठीक है। अगर बेटा आप लोगों को प्रोडक्शन और फ्लो चार्ट समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया का बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लें। देखो स्ट्रक्चर NH3, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ये बात अब आपको आनी चाहिए लेक्चर देखने के बाद। नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 हाइड्रोजन, तो हम लोग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज वो लेक्चर देख ले। एक H, और वैसे तो हमारे पास जो दे रखा है बुक में वो ऐसे कुछ दे रखा है ना, वो इनटू द प्लेन और उसका है, दिक्कत मत लो। देखो sp3 हाइब्रिडाइज बनेगा, लेकिन जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल, या पिरामिडल लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइगोनल पिरामिडल आपकी बुक में दे रखा है तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, पिरामिडल मैंने आपको बता रखा है, ट्राइगोनल पिरामिडल लिख लो कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल sp3 में 109.8 होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड एंगल 109.8 नहीं होता, कुछ कम आता है, शायद 108 पॉइंट समथिंग या 108.9 आता है या 108.2, चेक कर लेना जो भी लिखा है, पर 109 पॉइंट समथिंग कम आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर आने की वजह से ये रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो एंगल स्लाइटली कम हो जाता है। इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो 3 आपके पास बॉन्ड पेयर है और आपके पास एक लोन पेयर है, एक आपके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके पास जो एक लोन पेयर है ये अवेलेबल है फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर का मतलब एक्सिस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इन टेक्स्ट में या एग्जाम्पल में पूछा गया है कि बताइए कि ये लुईस बेस क्यों है, तो आप कह देना कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है जिसमें एक्सिस इलेक्ट्रॉन है जो कि अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो लुईस बेस, इसीलिए अमोनिया बिहेव्स एज लुईस बेस। इंटेक्स समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा पिछले मैंने क्वेश्चन सब ऐसे डिस्कस कर लिए थे पिछले इंटेक्स और उसके, पर अगर फिर भी डिस्कस करने तो एक आध दो क्वेश्चन होते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट क्यों नहीं करता नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। तो आपको बताया था ना कि एन की बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए नॉर्मली टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसके अलावा आप लोगों से भी पूछेगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो आप अमोनिया का प्रोडक्शन लिख सकते हैं। टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बावजूद 700 लगभग 700 केल्विन के आसपास होता है। अच्छा, अमोनिया की और बात करें तो बेटा N के साथ H है, N के साथ H है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो रिलेटिवली थोड़ा सा हायर पाया जाता है एज कंपेयर टू इट्स अदर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से आता है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट 198.2 और बॉइलिंग पॉइंट 237 पॉइंट समथिंग है। ये डेटा एनसीईआरटी से प्लीज चेक कर लेना, मैं बोलता रहता हूं जो मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि डेटा एनसीईआरटी से चेक कर लेना, बट आसपास इतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली, है ना। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है, तो बेटा देखो, अमोनिया बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी के साथ, जैसे नाइट्रोजन देखा था वो इनर्ट होता है, लगभग रिएक्ट नहीं करता आसानी से, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। अमोनिया की बात करें तो बेटा ये सॉल्युबल होता है, पानी में काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है। जब पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा तो बेटा बनेगा क्या, देखो जो हमारे पास अमोनिया है, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो बेटा याद रखना ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस देगा, है ना। अब देखो कैसे आएगा, देखो NH3 तो बेचारा कुछ है नहीं, प्लस में टूट गया, अगर ये आपकी ट्रिक है, बस होता क्या है उसे छोड़ दो, और इधर देखो H प्लस प्लस OH माइनस, है ना। तो ये अब यहाँ पे तो है ही नहीं इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कि भाई ये तो इसके साथ जाएगा नहीं, मैं कर रहा कंपाउंड पूरे दो, तो ये OH, क्योंकि हमारे पास इधर माइनस नहीं है ना कोई, तो जब तक इस प्लस को माइनस नहीं मिलेगा तो ये इसको आगे नहीं देगा, ऐसे समझ लो। तो हमारे पास टोटल क्या मिला, NH4 पॉजिटिव और OH माइनस, बस ये कंपाउंड कैसे बनता है देख लो। अब जब हमारे पास NH4 OH माइनस मिल गया तो बेटा ये प्लस और माइनस ये दोनों कहेंगे चल भाई हाँ ये सही है, हम ही रिएक्ट कर जाते हैं ना, तो ये NH4 OH, जब पानी के साथ अमोनिया मिलता है तो वो NH4 OH बन जाता है। अब ये NH4 OH जो है इसकी बात करें तो ये बहुत बढ़िया कंपाउंड है, बहुत बढ़िया कंपाउंड है। अभी हम लोग बात करेंगे NH4 OH की। अब देखो बेटा, अमोनिया पानी में मिल गया तो उसने NH4 OH बना दिया। अब जो आपके जितने भी एसिड्स वगैरह हैं ना, उनके साथ जब अमोनिया रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है, जैसे कि NH4Cl दे दिया, NH4Cl दे दिया, या अमोनियम सल्फेट दे दिया, NH2SO4, NH4 होल्ड बाई SO4, है ना, अमोनियम सल्फेट दे दिया। तो इस तरीके के कंपाउंड हमें मिलते रहते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो मेटल्स हैं जब वो उनके साथ रिएक्ट करता है तो बेटा होता क्या है कि उनके जो सॉल्ट है ना, उनके जो सॉल्ट है उनको हटा देता है और उनमें जाके OH जोड़ देता है और उनका प्रेसिपिटेट बना देता है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे, अभी देखते हैं कैसे। तो आप ऐसे समझिए कि जब हमारे पास मान लीजिए जिंक सल्फेट है ZnSO4, जब हम लोग इसको अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ जब मैं रिएक्ट कराऊंगा, जब मैं जिंक सल्फेट को NH4OH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो देखो बेटा होगा कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव टूटेगा। यहाँ पर देखो NH4OH तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो हमने देख लिया। अब क्या होगा भाई, ये तो इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो देखो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि OH एक है, Zn का 2 है, तो मेरे को O के 2 चाहिए, तो भैया OH के 2 होने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, है ना। अब देख अब बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है, ये नहीं हो सकता, काम नहीं चलेगा रे। तो यहाँ पे अब बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस। ये वाला जो 2 है ना बेटा, जब ये इसके साथ कंपाउंड बनेगा तो इस कंपाउंड के नीचे आ जाता है, ये जो इधर स्टोइशियोमेट्री में है ये नीचे आता है, ऊपर वाला बस हमें बताता है कि चार्ज बैलेंस कैसे करना है। अभी आगे रिएक्शन हम लोग करते जाएंगे, टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। अच्छा, अब देखो इधर NH4 है, इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके इधर है, तो हाँ बिल्कुल देखो NH4 और SO4 जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, है ना। तो ये मैं कह सकता हूं ना कि जो मेरे पास टोटल ओवरऑल रिएक्शन मिली उसमें क्या लिख सकता हूं मैं कि ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट मिल गया। तो मैंने आपको यही तो बोला था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनिया जो है, जब इन एक्वस सॉल्यूशन होता है तो मेटल्स के सॉल्ट में से सॉल्ट को हटा देता है और उनका प्रेसिपिटेट बना देता है। प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड बनेंगे पहले, और जो ये हाइड्रोक्साइड हैं, ये जो हाइड्रोक्साइड हैं
यही इसके पीपीटी हैं, यही इसके सफेद रंग को दर्शाते हैं। व्हाइट पीपीटी जो बना हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड का, वो हमारे पास इस तरीके से बना। समझ में आता है? इसके अलावा और कोई एग्जांपल? हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी बिल्कुल मेंशन है FeCl3 का। अब FeCl3 इसका मतलब है फेरिक आयन से Fe3 पॉजिटिव में है, FeCl3। अब रिएक्शन में वही कराऊंगा इसकी NH4OH के साथ। तो देखो बेटा, इसमें जो मेरे को मिलेगा कंपाउंड, यहां से तो Fe3 पॉजिटिव और यहां से 3Cl, ये देखो ये Cl3 है तो 3 Cl आ रहे हैं, इसका मतलब ये 3Cl नेगेटिव प्लस ये तो आपको पता ही पड़ गया है NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर दिक्कत ये है कि Fe3 पॉजिटिव में OH एक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये इधर लेके जाना पड़ेगा, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो होगा क्या कि अब Fe और OH बात बन सकती है, ठीक है। तो FeOH होल थ्राइस। अभी आपकी जो बुक में वो नहीं समझा रहा हूं, आपकी बुक में जो रिएक्शन है वो अभी समझाऊंगा कैसे दिए, पर पहले समझ लो बेसिक क्या है। और इसके अलावा जब मैंने FeOH होल थ्राइस कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा कि FeOH होल थ्राइस तो हमारे पास बन गया, क्या बचा, Cl बच रहा है और OH बच रहा है, सॉरी NH4 बच रहा है। तो NH4 का 1 और 3 Cl की बात नहीं बनेगी, लेकिन हमारे पास हमने Cl 3 कर दिया और 3 NH4 कर दिए, तो पहले से ये मौजूद है, तो हमारे पास 3 NH4 के 3 Cl के बन जाएंगे। तो यस, अब आप बना दो NH4 Cl और यहाँ पे 3 लिख दो, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। लेकिन आपकी जो बुक में रिएक्शन दे रखी है बेटा, वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार है कि इसकी रिएक्शन मतलब यहाँ पे बैलेंस ही नहीं कर रखी, वहां लिख रखा है FeCl3 प्लस NH4OH की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा ये FeOH होल थ्राइस नहीं दे रहा, वहां पे दे रहा है Fe2O3 डॉट XH2O प्लस NH4Cl। बेटा देखो, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि रस्टिंग जो है कैसे होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि अगर एटमॉस्फेयर में H2O और O2 दोनों प्रेजेंट हो तो ये रस्ट बना देता है। तो ये जब रस्ट आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, हाँ, तो ये रस्ट बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट थे, यहाँ पे उसने एक कंपाउंड बना लिया। अब है तो ये भी पीपीटी नहीं, तो ब्राउन पीपीटी दे रहा है। मैंने ये तो कहा कि भैया ये पीपीटी देता है, प्रेसिपिटेट देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके सॉल्ट में से हटा देगा, मेटल के सॉल्ट में से उसके आयंस को हटा देगा और OH जाके बैठा देगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा, और जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो हमारे पास क्या देंगे, प्रेसिपिटेट देंगे। तो इससे ब्राउन पीपीटी दे दिया, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, दिया तो अब भी प्रेसिपिटेट ही है ना। तो ये इस तरीके से आपकी बुक में रिएक्शन दे रखी है। अच्छा, इसके अलावा और कहां पे यूज आता है, तो आप कहना कि अमोनिया इतना बढ़िया मॉलिक्यूल है क्योंकि बेटा ये लिंकेज भी शो करता है। लिंकेज मतलब देखो, हम लोग जब चैप्टर 9 पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो आपको ये टॉपिक वहां पे समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, इसलिए अभी थोड़ा सा बस मैं कहूंगा इस रिएक्शन को बस याद कर लेना, मतलब वो तो सिखा दूंगा तरीका, तो बस याद रखना कैसे कि जो हमारे पास अमोनिया है जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है ना बेटा, हाँ, तो Cu2 प्लस जो आयन होता है जब इसके साथ हमारे पास अमोनिया रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। लिंकेज शो करता है। लिंकेज जब शो करता है तो लिंकेज जब भी शो करेगा बेटा तो दे आर हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द मेटल्स, क्योंकि हर किसी मेटल का एक अपना अलग नेचर होता है, किसके साथ रिएक्ट करके कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कौन सा कलर दे रहा है, तो कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं, और अगर कलर से कलरलेस भी कर सकता है ना, ये चीज देखते हैं। तो देखो Cu2 प्लस प्लस अमोनिया जब मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे और CuNH3 होल 4 के ऊपर 2 पॉजिटिव। ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये बहुत ही अच्छे खासे गाढ़े रंग का यानी कि डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ये हमारे पास Cu2 प्लस एक्वस के नॉर्मल कॉपर के आयंस जो होते हैं हमारे पास, ये कैसे होते हैं, ब्लू के। पर वहां पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करा है तो ये डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बन गया, तो हमें पता पड़ेगा कि Cu2 प्लस आयंस में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्यूप्रिक आयंस होते हैं, Cu प्लस क्यूप्रिक, क्यूप्रस और Cu2 प्लस क्यूप्रिक। तो हमारे पास ये आ गया, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बना लिया। अच्छा, और इसके अलावा देखो, जब भी हमारे पास Ag प्लस प्लस Cl माइनस जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कौन सा कलर का होता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl जब आपके अमोनिया के साथ मिलेगा, अमोनिया के साथ मिलेगा तो होगा क्या बेटा कि ये फिर से एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 होल ट्वाइस और बाहर Cl। ये इस व्हाइट पीपीटी को बेटा कलरलेस कर देगा। क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास
अमोनिया इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द आयंस, यहाँ पे हम लोग आयंस डिटेक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके रिएक्शन देख के, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ज्यादा कुछ रहता नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज यूजेस कहाँ पे होते हैं, तो आप कह देना कि अमोनिया लिक्विड नाइट्रोजन उसमें रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3 में बहुत अच्छा बनाने के लिए यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रोल है वो कहाँ पे, फर्टिलाइजर में है। फर्टिलाइजर के लिए क्या क्या चीजें बनाता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। फर्टिलाइजर के लिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये आपने देख लिया, तो ये हमारे पास सब चीज इसकी यूज आ जाती है। तो हम लोगों ने इंडेक्स डिस्कस कर लिए, एग्जाम्पल्स भी लगभग डिस्कस हो गए हैं, आप चेक कर लेना, बिल्कुल हो चुके होंगे, है ना। और इसके अलावा जो कुछ बचेगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई होप द लेक्चर वॉज क्लियर टू यू टिल देन। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।